SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अपराधियों का दुस्साहस, पहले छीन लिया गले से चैन, फिर घर पर चढ़कर मार दी गोली। दोपहर में मिठनपुरा और शाम को मुशहरी में वारदात को अंजाम देकर अपराधी ने पुलिस को दे दी चुनौती। अपराध बढ़ने से भयभीत हो गए मुजफ्फरपुर वासी। और बादल कपूर हत्याकांड का खुलासा, पत्नी पर गंदी नियत रखने वाला किराएदार रवि ने ही चाकू मार कर दी थी हत्या। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी से गले का चैन छीनने के बाद दरवाजे पर चढ़कर गोली मार दी। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौरी से खादी भंडार जाने वाली रोड की है। घटना की जानकारी मिलते थानेदार श्रीकांत सिन्हा दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे रामबाग चौरी रोड निवासी बैटरी कारोबारी मुन्ना सा खादी भंडार चौक से बल्ब खरीद कर पैदल ही अपने घर जा रहे थे। तभी बाइक सवार तो अपराधियों ने उनके गले से सोने का चैन छीनने का प्रयास किया। घटना के दौरान मुन्ना सा अपराधियों से भिड़ गए। अपराधियों ने उन्हें जांग में एक गोली मार दी। आनन फानन में उन्हें खादी भंडार के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी से अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। दिन दहाड़े पौष इलाका में हुई गोलीबारी की घटना से स्थानीय लोग भयभीत है। हम गए हुए थे घर से बाहर बल्ब लाने के लिए खादी भंडार मेन रोड में, वहाँ से बल्ब लेकर हम लौट रहे थे। जैसे हम अपना गेट के पास आए तो हमको पहुँचने से 1 आध मिनट पहले रुका हुआ मोटरसाइकिल में 2 लड़का था ठीक मेरे गेट के सामने। तो हम सोचे कि किसी को खोज रहा है। अब जैसे अपने गेट के पास गए, हाथ बढ़ाना चाहे गेट खोलने के लिए, वो दोनों पिस्टल नाल चढ़ा कर मेरे तरफ बढ़ा दिया। एक तो जो है चैन के तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया, चैन खींच लिया तो हम भी उसको धक्का दे कर चैनवा खींच लिए और दूसरा का गोली चला दिया बस हाथ में से फेंक दिया। उसे साले चला देगा, जैसे चलाया गोली टांग में लगा, उससे पैर हम फेंक दिया तो फिर मारना चाहा। दूसरा का बोला छोड़ दो, गोली लग गया। अब भागा वो। किधर भागा वो लोग? भागा रामबाग चौक की तरफ। क्या उम्र रहा होगा अपराधी का? वो 30-35 रहा हुआ।
और दूसरे का दोनों एक ही उम्र का था। मोटा पतला? एगो मोटा था, एगो पतला था। अच्छा, गोली आपको पैर में लगी? पैर में लगा। बगल में नाला था, हाथापाई जो हुआ ना, घर पर ही चोर कर मारा? मतलब घर के दरवाजे? हाँ, समझिए दरवाजे ही पर मारा, दरवाजे पर एकदम गेटे के पास। आप भागा उधर रामबाग का तरफ? चेहरा उड़ा खुला हुआ था लोग? नहीं, वो मास्क लगाए हुए था। मास्क लगा? हम तो गालियों बके, हम बड़ी तेजी में भागा। तो वहाँ पर जो रुका हुआ था तो आपको लगा था कि मिल? नहीं, रुका हुआ था तो हम समझे कि विद्यापति पथ लेना है ना, बहुत आदमी घर किसी के पता होगा, पूछने वाला होगा। तो जैसे हम गेट के तरफ बढ़े तो एक तो बढ़ा मेरे तरफ, तो हमको लगा कुछ पूछेगा कहीं, लेकिन पूछा नहीं। तो पिस्टल सीधे ऐसे चढ़ा के घोड़ा ऐसे भिड़ा दिया, चैन में खींचा, चैन खींचा तो हम भी चैन पकड़ लिया, उसको धक्का दिया, दूसरा का फटाक से चला दिया। दाहिना पैर में लगा? बायां पैर में लगा। वहाँ पर जैसे हमारा दुकान है, घर भी वहीं पे हुआ। एक बाइक पर 2 आदमी खड़ा था वहाँ पर, और आवाज़ जो आया ना, तो मुन्ना भैया नाला में गिर चुके थे। नाला में जो गिरे तो दोनों के पास सामान था, दोनों सामान निकाल चुका था, और मेरे इधर दुकान के इधर दौड़ा, दोनों दौड़ा। तो हम लोग जैसे हम और पत्नी, एक कस्टमर, एक महिला थी, तो तीनों हम अपने घर में चले गए। उसका 2-4 मिनट के बाद में जब उनका नाला से हम लोग निकाले तो कुछ आदमी बोला कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो। तब तो हम लोग दौड़े 2-4 आदमी। तो दोपहर के समय से रोड सन्नाटा रहता है ना, तो कुछ नहीं हो पाया। वो लोग नहर की ओर चले गए, और वहीं पर पैर में जो गोली लगा हुआ था हम लोग निकाले, उनको यहाँ लाए। हाँ, गाड़ी से नहीं देख पाए कौन गाड़ी, नहीं ध्यान नहीं दिया, गाड़ी नहीं ध्यान दिए कैसे। किधर भागा? ये नहर के इधर भागा। और भी फायरिंग किया था एक राउंड के? नहीं, उसके बाद नहीं फायरिंग, वो मेरे इधर दौड़ा, उधर फायरिंग नहीं किया वो। मिथनपुरा थाना क्षेत्र में आज 12:30 में करीब मुन्ना शाह एक व्यक्ति हैं कालीवाड़ी का, वो अपने घर जा रहे थे बाजार से कुछ सामान लेकर के। तो एक बाइक पर 2 सवार व्यक्ति जब वो घर के पास पहुंचे तो उनके गला में सोने का चैन था, जिसको छीनने का प्रयास किया। उसके बाद वो उसको पकड़ना चाहे, वो जो अपराधी था वो फायर कर दिया, जो उनके पैर में लगा, वो सोना चैन झपट करके भागने में सफल रहा है। इस संबंध में प्राथमिकी मुन्ना शाह के फर्जवान के आधार पर अंकित की गई है। सीसीटीवी के आधार पर फुटेज खंगाला जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। किसी को गोली मार देना आम बात हो गई है। किसी भी घटना को अंजाम देकर अपराधी बड़े आराम से निकल जा रहे हैं। बुधवार की दोपहर में मिठनपुरा के रामबाग में एक बैटरी कारोबारी को लूटने के बाद गोली मारने के 5 घंटे के अंदर ही अपराधियों ने पुलिस को एक और चुनौती दे दी है। मुशहरी थाना क्षेत्र के नरोली चौक के पास एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। उसकी पहचान सकरा थाना क्षेत्र के दरधा मोहम्मद निवासी विकास कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने घायल विकास को मुशहरी पीएससी में भर्ती कराया, जहां से परिवार वालों ने बेहतर इलाज के लिए बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। गोली उसके जबड़ा में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपने बाइक से एक शादी समारोह में डेकोरेशन का काम करने के लिए मुशहरी आया था। तभी बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी। मुशहरी थानेदार नरेंद्र कुमार ने लूटपाट और प्रेम प्रसंग दोनों एंगल पर जांच करने की बात कही है। हम लोग आ रहे थे नरौली में ना, वो डेकोरेशन का भी काम करता है फर्नीचर के साथ ही। तो हम लोग आ रहे थे तो हम उनको बोले कि आप नरौली में, हम दोनों साथ ही में आए थे। तो नरौली चौक पे हम उनको रोक दिए थे कि आप पहुंचिए वहाँ पे, हम आते हैं। गाड़ी हम दूसरा का लेके आए हुए थे। हम बोले कि गाड़ी पहुंचा के हम दूसरे गाड़ी से आते हैं। जैसे ही वहाँ पे गए, घर पे जैसे पहुँचने वाले थे वैसे बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। क्या हुआ? मतलब बताया कि एक्सीडेंट हो गया। तो जा रहा था ना, तो उसको कोई गोली मारा और भाग गया। इनका कोई दुश्मनी किसी से? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। लड़का तो कभी भी किसी से बहस तक नहीं करता था। से बाहर रह रहे थे? बाहर हमेशा से ही रहता था। मतलब अभी तो गांव में ही रहता था, फिर 2-3 साल से बाहर रहने लगा था। क्या कर रहा था? बाहर में फर्नीचर का काम करते हैं। डेकोरेशन का मतलब वो साइड से करते हैं, जैसे कि कर रहते हैं ना। कहाँ जा रहा था? वो नरौली चौक पे ही थे। हाँ जी, चौक पे ही घटना हुई जी। अब वो चौक पे हुआ के अंदर में, वो तो वही बताएंगे कि वहाँ से आए थे। जैसी गाड़ी एम्बुलेंस पे आए, फिर हम लोग एम्बुलेंस से पहुँचे थाना पे। वहाँ से सर को लिए, वहाँ से लेके यहाँ पे आ गए। कितनी गोली लगी? वो नहीं पता है सर, वो तो देखने के बाद डॉक्टर साहब बताएंगे ना। वो तो बता रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, यहीं से ब्लड आ रहा है। हाँ। और क्या बता रहे थे? कौन लोग थे? बाइक से आए, कैसे आए? नहीं, वो कुछ नहीं बता रहे थे, अभी बता नहीं। क्या नाम है उनका? विकास कुमार। गोली लगा है सर। कहाँ पे? इसके यहाँ पे मारा गया है गोली। जगह ये नरौली के पास में। क्या करते हैं? ये काम करता है, बाहर रहता है। यहाँ कब है? यहाँ आया ही है, कल आया है। अच्छा। जी।
कोई विवाद हुआ नहीं था क्या? विवाद अब विशेष तो वही बताएगा, हम लोग को नहीं पता, ऐसा कुछ तो नहीं था। कल आया तो आज कैसे विवाद हो जाएगा किसी से उसका? अच्छा, कल आया ही था? जी, कल वो बाहर से आया ही है, तो आज कैसे विवाद हो जाए? दिल्ली से। दिल्ली में रहता है? जी। अच्छा, नाम क्या है? विकास। विकास नाम है। जी। मुजफ्फरपुर में पिछले 19 फरवरी को हुए सनसनीखेज बादल कपूर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसी मकान में रह रहे किराएदार रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। परिजनों ने रवि पर नामजद एफआईआर करवाया था। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार काली कोठी मोहल्ले में रविवार 19 फरवरी को 35 वर्षीय बादल कपूर की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। घटना में बादल की पत्नी पिंकी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जिस किराए के मकान में मृतक की पत्नी पिंकी रहती थी, उस मकान के सभी कमरों को पुलिस ने खंगाला है। घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। शक के आधार पर इसी मकान में रह रहे किराएदार रवि को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन रवि लगातार इस हत्या से इनकार करता रहा। पुलिस ने जब सख्ती की तो हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस की माने तो मृतक बादल और उसकी पत्नी पिंकी के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता था। बादल ने उस घर को छोड़कर बनारस बैंक चौक के नाला रोड में रहना शुरू कर दिया। इस बीच वो कभी कभी अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने काली कोठी आ जाता था। यही बात रवि को नागवार गुजरती थी। पिंकी के मुताबिक रवि की गंदी नजर उस पर थी। 19 तारीख को मौका देखकर रवि ने किचन में रखे चाकू से बादल का कत्ल कर डाला। इस दौरान पति को बचाने में पत्नी पिंकी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। जेल जाने से पहले रवि से जब बात की गई तो उसने इस हत्या से इनकार कर दिया, लेकिन उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि बादल की पत्नी पिंकी से उसकी अच्छी दोस्ती है, ना जाने क्यों फंसा दी। और हत्या करने का आरोप है, सही है क्या? क्या है? गलत। हाँ, गलत है। महिला कौन थी आपकी? जान पहचान। साथ में रहते थे, लिविंग रिलेशन में रहते थे? हाँ, पड़ोसी है जो। रिलेशनशिप में रहते थे, दोस्त थी आपकी? तो रिलेशनशिप उतना वो रिलेशनशिप था, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑलरेडी उसका पति थे, कैसे रिलेशन में आप रहते थे? रिलेशन नहीं था। क्या था? साथ में रहते थे, एक ही बेडरूम में रहते थे? नहीं। पुरानी बाजार नगर थाना क्षेत्र से 19 तारीख की शाम की घटना हुई थी। बादल कपूर नाम का एक व्यक्ति थे और उनका ही साथी द्वारा उनकी चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया था। इलाज के क्रम उनकी हत्या भी हो गई थी। जब उनकी पत्नी उनको बचाने के लिए गई थी तो उनको भी चाकू लगा था, जिससे उनके पत्नी भी जख्मी हुए थे। इसी संदर्भ में उनके पिता द्वारा एक प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज करवाया गया है। उसमें जो हत्या उनका साथी किया था, उनका भी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनको जेल भेजा गया है। क्या कुछ बताया था, क्यों हत्या किया, रीजन क्या था? उनका साथी घर में आना जाना करता था और उनको नागवार लगता था, घर आने जाने से मना करते थे। इसी बात पर विवाद हुई थी, इसी आशय का आवेदन आया। फिलहाल जेल भेज दिया गया? जी हाँ जी। मुजफ्फरपुर जिला को प्रदूषण मुक्त कराने को लेकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 5 प्रमुख स्थानों पर एनवायरमेंटल सेंसर लगाया गया है। एनवायरमेंटल सेंसर लगने से शहर के अंदर हो रहे प्रदूषण स्तर की जानकारी प्रशासन को मिलती रहेगी और उसके निदान का उपाय ढूंढने में सुविधा होगी। इससे अलग अलग इलाके के प्रदूषण लेवल की जानकारी निगम और पब्लिक को मिलेगी। इस सेंसर की मॉनिटरिंग कंपनी बाग रोड स्थित कंबाइंड बिल्डिंग से की जा रही है। इसी को लेकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बेला प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, एलन मिश्रा बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज, MIT मारवाड़ी हाई स्कूल और RBTS होम्योपैथिक कॉलेज में एनवायरमेंटल सेंसर लगाया गया है। मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त नवीन कुमार का कहना है कि मुजफ्फरपुर पहले भी प्रदूषण के मामले पर नंबर 1 पर रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम के लगने से प्रदूषण को नियंत्रित करने में आसानी होगी। हाँ, 5 हमारा जो फ्लड सेंसर जो है वो अभी फंक्शनल है और 5 एनवायरमेंटल सेंसर भी है। उनका सारा डेटा जो है YCCC की जो कंट्रोल सेंटर है उसमें अभी प्रदर्शित भी हो रहा है और माननीय CM सर का जब विजिट हुआ था तो उसमें भी उसको दर्शाया गया था। और आने वाले समय में भी जो फर्दो जो यहाँ का मेन नाला है और जो बाकी मेन नाले हैं उनके आउटलेट पे हम और भी फ्लड सेंसर लगा के उनकी मॉनिटरिंग जो है वो कंट्रोल सेंटर में करेंगे ताकि जल जमाव की स्थिति यहाँ पे पैदा नहीं लगाए गए हैं, जिसमें जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो स्टैंडर्ड हैं उनके मानक के अनुरूप PM
2.5 PM10 CO और बाकी जो पोल्यूटेंट हैं उनको मेजर करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम उस पर अवश्य कार्रवाई करते हैं। ये भी 5 जगह पे हमारे यहाँ पे लगाए गए। मुजफ्फरपुर में जल जमाव से मुक्त करने को लेकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 5 प्रमुख स्थानों पर फ्लड सेंसर लगाया गया है। फ्लड सेंसर लगने से बारिश के समय शहर के 5 महत्वपूर्ण इलाके में जल जमाव की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इसी हिसाब से निगम टीम को जल निकासी के लिए लगाया जाएगा। इस सेंसर की भी मॉनिटरिंग कंपनी बाग रोड स्थित कंबाइंड बिल्डिंग से की जा रही है। 5 बड़े आउटलेट से शहर का 75% पानी निकलता है। सेंसर लगने के बाद पानी के लेवल निकासी की स्थिति का पता चल सकेगा। बारिश के समय जल निकासी के लिए निगम के स्पेशल गैंग की तैनाती रहती है। वह जरूरत के मुताबिक आउटलेट की सफाई शुरू करेगा। रामबाग, छाता चौक, कलमबाग रोड, मिठनपुरा और बीबीगंज कलवर्ट में लगे फ्लड सेंसर में रडार लगा है। रडार से ही एयरक्राफ्ट कंट्रोल किया जाता है। फ्लड सेंसर में रडार का सिंगल पानी से रिफ्लेक्ट होकर सटीक जानकारी देता है। इससे पता चलता है कि सेंसर वाली जगह पर पानी का लेवल क्या है। शहर में जल निकासी अभी अलग अलग आउटलेट से हो रही है। निगम का दावा है कि आउटलेट को साफ कर दिया गया है। सेंसर लगने के बाद दावे का सच भी जल जमाव के समय सामने आ जाएगा। नगर आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि आउटलेट के पास ग्राउंड से 1 मीटर की ऊंचाई पर सेंसर लगाया गया है। बारिश के समय इससे पता चलेगा कि आउटलेट से पानी निकलने और जल जमाव का लेवल क्या है। इससे यह पता चल सकेगा कि आगे नाला साफ है या बंद है। जरूरत के मुताबिक नाले की सफाई की जाएगी। जो स्मार्ट सिटी परियोजना है उसके तहत जो ICCC हमारा है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उस परियोजना के तहत 5 जगह पे हमने फ्लड सेंसर लगाए हैं, बाटा चौक, कल्याणी चौक और कलमबाग चौक पे, जिससे पानी का जो फ्लो है उसका जांच होगा और जब वो रोड का जो लेवल है उससे 1 मीटर कम के स्तर पे जब रह जाएगा, जैसे 0.5 या उससे भी कम, तो जो पानी का स्तर है उसके बेस पे हमको यहाँ पे ICCC का जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ पे अलर्ट जनरेट करेगा और उसके बाद में पानी का रुकावट किस लिए हो रहा है आगे या फिर उसमें और क्या कार्रवाई हमारी तरफ से अपेक्षित है, उसके तहत हम जो है आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। तो इससे टाइमली हमको मॉनिटरिंग हो पाएगी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जल्द से जल्द पानी के फ्लो को वहाँ से निकालने के लिए शहर को जल जमाव से निजात दिलाने में आवश्यक मदद होगी। मुजफ्फरपुर के बंदराज सुंदरपुर रतवारा पंचायत के मुखिया रेखा देवी अपने समर्थकों के साथ बुधवार को कलेक्ट्रेट में धरना पर बैठ गई। मुखिया ने हत्या ओपी अध्यक्ष के कार्यशैली पर सवाल उठाया है। मुखिया रेखा देवी ने कहा कि पड़ोसी से जमीनी विवाद चल रहा है जो न्यायालय में विचाराधीन है। उनसे चुनावी रंजिश भी चल रही है। इन सब मामलों की अनदेखी कर और बिना जांच पड़ताल के हत्या ओपी अध्यक्ष ने परिजनों पर प्राथमिकी दर्ज कर दिया है। मुखिया रेखा देवी ने मामले की जांच वरीय अधिकारियों से कराने की मांग डीएम से की है। मौके पर अवधेश प्रसाद, मधुकर प्रसाद, नवनीत कुमार, कौशिक, गौतम कुमार सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। धरना देने पर रहा, थाना प्रभारी नहीं सुनते हैं। इसके लिए धरना देने के लिए आवेदन दिए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं लेते हैं। घर में घुस के पकड़ने के लिए आते हैं, जान मारने के धमकी देते हैं। उनको 26 जनवरी को झंडा तोलन दिन जान मारने के धमकी दिए। उनको आवेदन 12 बजे रात में, 9 बजे रात में धमकी दिए, 12 बजे रात में उनको आवेदन दिए तो कुछ नहीं सुनवाई। बयान में लिखित दिए, आज तक के जांच नहीं आया। जिस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर उनके दिए, आज तक के कोई जांच नहीं किए हैं, नहीं हमको से भेंट करने आए हैं जो क्या हुआ मुखिया जी को नहीं हुआ। सो जमीन विवाद को झंझट चल रहे हैं। उप मुखिया हैं अक्षय कुमार, उनके जमीन विवाद में हमको झंझट चल रहा है। और दोनों मिली भगत से हम चाहते हैं, कहते हैं कि जना हो तेना मुखिया जी के पकड़ के भीतर कर दीजिए। इसका शिकायत SSP या IG किसी से किए हैं? उनके किए हैं, इंस्पेक्टर साहब को किए हैं, कोई सुनवाई नहीं लिए तो हमको धरना पर आए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ। नहीं अन्याय देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जो 5 आवेदन अभी तक दे चुके हत्या प्रभारी को, संतोष कुमार रजक को। इसमें पहला आवेदन है जमीन विवाद संबंध, दूसरा आवेदन है जो हमारे घर में बच्चिया का शादी था उसमें दिए। उसके बाद 25 जनवरी के रात में लगभग 9:30 बजे में मोबाइल पर हमको जान मारने का धमकी और अशब्द बात का प्रयोग किया। 10 मिनट के बाद
और नंबर अनाई नंबर जो नंबर व्हाट्सअप करके हम हत्या प्रभारी को दे चुके हैं। कल हो के आवेदन दिए, उसके बाद 15 तारीख के हमारे यहाँ विरोधी है वो आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद 17 तारीख के हमारे यहाँ पकड़ने के लिए वो चले हैं। उनको हत्या प्रभारी हमारे साथ अनदेखी व्यवहार कर रहे हैं। हमारे पंचायत में दारू बेचने वाले को कुछ नहीं कहते हैं और ताड़ी पीने वाले को उठा लेते हैं। यही न्याय के लिए हम डीएम साहब के पास यहाँ आए हैं। यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग नीतीश कुमार के पास जाएंगे, वहाँ पर अनशन पर बैठेंगे। हमको चाहिए न्याय। क्या बहुत ईमानदार छवि के आदमी, पुराने छवि के ईमानदार आदमी, उनको लोग यहाँ पर चलने नहीं दे रहा है पंचायत में ठीक से। झूठ मूठ का मुकदमा करके उनको फंसाया जाता है ना, जिससे हमारे जनता भी लोग बिगड़े हुए हैं। उसी पोजीशन में हम लोग भी आए हैं अपने गांव से मुखिया जी के सपोर्ट में, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ के थाना प्रभारी मुखिया जी कोई बात नहीं मानते हैं, उनको संवाद करना चाहिए। थाना प्रभारी का सरकार से गाइडलाइन चलता है, जो गांव में बैठ के आप उसमें वहाँ पर बैठ के कोई भी अगर किसी प्रकार का मामला उलझता है तो वहाँ पर बैठ के आप समझौता करें, लेकिन वो ऐसे करते नहीं। वो मनमानी ढंग से अपना काम चलाते हैं। यही सब बात के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर आए। शिकायत नहीं की? हाँ, शिकायत की है, बहुत शिकायत की है। मुखिया जी खुद जा करके वहाँ पर उनको धमकी भरा, मोबाइल से नंबर मिला तो वो नंबर जाके दिए, उस पर कोई जांच नहीं किए, है ना। कोई बिचौलिया जा करके झूठ मूठ का उनको कोई कुछ कह देता है, उस पर तुरंत FIR करके चार्जशीट भी एकदम नेक्स्ट दिन भेज देते हैं। कौन? थाना प्रभारी। क्या नाम है थाना प्रभारी का? संतोष कुमार महाराजक नाम है उनका। कहाँ का मामला है? ये पियर थाना हत्था ओपी का मामला है। मुखिया कौन है? मुखिया रेखा देवी हैं, उनके पति हैं मधुकर प्रसाद सिंह, जो समाज सेवी, अच्छे समाज सेवी हैं। पूरे मतलब हर एक शादी ब्याह मरनी हरनी जो में होता है एकदम साथ रहते हैं हर एक जनता के। इसीलिए जनता का जन सैलाब उनके लिए उभर आया है। जदयू के प्रदेश सचिव रंजीत सहनी ने बुधवार को बयान जारी कर पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने से जदयू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनका आना जाना लगता रहता है। पहले भी जदयू छोड़कर पार्टी बनाया था, भाजपा से गठबंधन करके मंत्री भी बने, लेकिन फिर भाजपा को छोड़कर अकेले चुनाव लड़े, जिसमें पार्टी का नामो निशान तक मिट गया। उन्होंने अपनी मर्जी से घर वापसी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और MLC बनाया, लेकिन फिर उन्होंने जदयू छोड़कर एक नई पार्टी बना ली। इससे जदयू पर कोई असर नहीं होगा। रंजीत सहनी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के जाल में फंस चुके हैं, भाजपा के इशारे पर ही जदयू छोड़ा है। भी पार्टी बना चुके हुए थे और अपनी पार्टी से चुनाव भी लड़े थे, लोगों को लड़ाया, टिकट देने का काम किए थे। पिछले चुनाव में उनकी क्या दशा हुई वो खुद उनको महसूस हुआ और फिर वो अपने पुराने घर आए। घर वापसी का उन्होंने बात रखी थी कि हमने अपने जो नीतीश जी के साथ घर बनाया था उस घर में वापसी आए। तो ये तो आने जाने का क्रम उपेंद्र जी का शुरू से ये रहा है, आते जाते रहते हैं और आज फिर निकले हैं तो फिर एक नई पार्टी बना कर निकले हैं। तो ये सब भाजपा का एक षड्यंत्र रचा हुआ एक चाल है और जिससे उससे षड्यंत्र में उपेंद्र जी फंस चुके हैं और उपेंद्र जी को गुमराह करके इस तरह का काम भाजपा के अपना नीति और सिद्धांत पर चलने का काम कर रहे हैं और उसके बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। कहीं से इसमें कोई हम लोग के जदयू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, तो इसीलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस्तीफा उनको तो बराबर कोई ना कोई पद मिलता है। भाजपा वाले भी पहले उनको केंद्रीय मंत्री बनाए, शिक्षा मंत्री, तो उधर से वो छोड़कर चले आए और इस बार नीतीश जी ने MLC बनाया, संसदीय दल के नेता बनाए उनको, तो फिर छोड़ के अपनी पार्टी बना लिए। तो पार्टी तो एक बहाना है, उनका जाना तय है। और उसके बाद वो अपनी पार्टी राज्यसभा से इस्तीफा देकर वो अपना ही पार्टी बना लिए और फिर उसके बाद जब उनकी जो मतलब कहीं से वो पार्टी हर जगह से जीरो पर वो जब निराश हो गए तो फिर आने का काम किए। लेकिन कहने का मतलब है जदयू की जो बीच की जो कार्यकाल है थी उसमें वो कहीं से नहीं थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब कहने के लिए लोग आज आते हैं पार्टी में कहते हैं कि हम ही ने इसको सींचने का काम किया है,
तो ऐसा नहीं है, हर एक युग होता है और परिवर्तन तो हमेशा 5 साल 10 साल पर होती रहती है। तो कहने का मतलब है हमको तो शुरुआती दौर में हम देखे थे उपेंद्र जी थे और फिर अभी देखे थे, बीच की जो कार्यकाल है उसमें कहीं नज़र नहीं आए थे। क्या लग रहा है कि बीजेपी के इशारा पे ऐसा कर? निश्चित वो तो जो प्लानिंग है, षड्यंत्र है बीजेपी का, जो उसका रचा हुआ, जो नीतीश जी को कैसे कमज़ोर करे, कैसे बिहार की जनता को हम बलगलाने का काम करें, वो एक सूत्री वही प्लान में, उसके पास कोई विजन नहीं है बीजेपी के पास। जो केंद्र में है और केंद्र में रहते हुए उन्हें सिर्फ दूसरे प्रदेश को छोड़ दीजिए, बिहार को राजनीति को तार तार करने का काम और कोई किया है तो वो बीजेपी ने किया है। कभी चिराग जी के घर बंगला को तोड़वा देना, अलग अलग पार्टी बनवा देना और एक को पहले मंत्री बना देना चचा को, बाद में भतीजा को ऑफर देना, तो ये तो बीजेपी का चलते आया है। आज वो देखिए हम लोग की पार्टी में भी वही कर रहे हैं, कभी नीतीश जी को मान के चलिए साथ थे तो आज अलग हुए तो उपेंद्र जी को अपने इशारा पर नचा रहे हैं। आगामी 27 फरवरी को मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज मैदान में टीम अजीत कुमार की ओर से आयोजित होने वाले मिलन समारोह में बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। पूर्व मंत्री अजीत कुमार पिछले 5 दिनों से जिले के गांव-गांव में घूमकर लोगों को मिलन समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए न्योता दे रहे हैं। बुधवार को कांटी के मुस्तफापुर, मिठन सराय, कोठियापुर, सोनियापुर, विजय छपरा गांव का भ्रमण कर लोगों से समारोह को ऐतिहासिक बनाने का आग्रह किया। इस दौरान टीम अजीत कुमार के वरिष्ठ कार्यकर्ता अशोक पासवान, संजय यादव, उपेंद्र यादव, पैक्स अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा, अजय कुशवाहा सहित दर्जनों सदस्य साथ रहे। मुस्तफापुर गांव में लोगों को न्योता देने आया हूं। मामला है आगामी 27 फरवरी को चांदनी चौक बैरिया के बीच अवस्थित महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज के मैदान में भारतीय जनता पार्टी का मिलन समारोह। उस मिलन समारोह में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करूंगा। साथ ही मेरे हजारों समर्थक उस रोज भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी बनाकर और उस दिन से श्री नरेंद्र मोदी जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनका हाथ कैसे मजबूत हो, राष्ट्र कैसे मजबूत हो, विकास की गाड़ी दुनिया के सामने भारत का कैसे तेजी से आगे बढ़े, इन सारे संकल्प के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेवार सिपाही के रूप में काम प्रारंभ करेंगे। और उस कार्यक्रम में पूरे मुजफ्फरपुर जिले से 25,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। लोगों में जो उत्साह है इससे परिलक्षित होता है। तो आज मुस्तफापुर गांव से मैंने निमंत्रण देने का कार्यक्रम का शुरुआत किया हूं। आज पूरे दिन हम लोग पूरे कांटी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को संवाद करूंगा, निमंत्रण दूंगा। इसी संदर्भ में आज मुस्तफापुर गांव आए। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के मुजफ्फरपुर स्थित कार्यालय में बुधवार को महान स्वतंत्रता सेनानी से किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की 135वीं जयंती मनाई गई। उपस्थित लोगों ने स्वामी जी के तस्वीर पर घी का दिया जलाकर और माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर उपस्थित पुरुषोत्तम पोदार ने स्वामी जी के किए गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला और उनके जीवन के रोचक तथ्यों को भी लोगों के बीच रखा। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि स्वामी जी किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ डट जाने का स्वभाव रखते थे। वे संघर्ष के साथ सृजन के प्रतीक पुरुष के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। स्वामी जी साहस और शौर्य का प्रतीक होने के साथ ही मजदूर, कमजोर, शोषित और किसानों के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने भारत सरकार से स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न देने की मांग की। इस दौरान कुटनी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, तारन राय, रघु नंदन प्रसाद सिंह, सुनीता सहनी, डॉक्टर मोनालिसा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष के ऐसे किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म
दिन है और पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार के अंदर आज कई एक जगहों पर यह किसान नेता का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि बिहार का जो विकास हुआ और जो जिम्मेदारी एवोल्यूश हुआ, ये इनके प्रेरणा, स्वामी जी की प्रेरणा से ये हुआ। और वो चाहते थे कि सभी समाज का लोग खुशहाल हो और किसान देश का नेतृत्व करें। उनकी सबसे बड़ी बात थी कि जो अन्नदाता है वह एक तरह से भगवान के बाद वही अन्नदाता का स्थान है जो अन्न देता है, और वह अन्नदाता किसान है। इसलिए वो कहते थे कि जो अन्नदाता है वही देश का मालिक है और देश का शासन उसी को चलाना चाहिए, ऐसा उनका स्लोगन था और उनका विश्वास था। आज भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसान की आमदनी दोगुनी हो, किसान समृद्ध हो, किसान देश में सबसे ज़्यादा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और यह प्रेरणा का स्रोत अगर बिहार का वह व्यक्ति जो गाजीपुर के रहने वाले थे, वह स्वामी सदानंद सरस्वती की देन है, जो आज हम बिहार में सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग स्वामी जी का गुणगान करते हैं। और बिहार की समृद्धता में, बिहार के विकास में किसान का विकास सर्वोपरि हो, यह आह्वान आज की भी सरकार कर रही है। और यह जब तक पूरा होगा तभी देश हर किस्म से संपन्न, समृद्ध, स्वाभिमानी बनेगा। यह स्वामी जी का जो सोच थी वह जब तक सार्थक होगा तभी देश विश्व गुरु बनेगा। जैसा कि आज भी हमारे प्रधानमंत्री इस बात को स्लोगन के साथ, और सबसे ज़्यादा बजट अगर उनका जा रहा है और उनका विश्वास है कि यह काम होगा तो स्वामी जी का जो आदर्श था वह सफल होगा। बैठक और ये सभा मांग करती है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जो देश का जो प्रमुख अभी शासन है वह इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, ताकि यह सम्मान देश के किसानों के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।